जो ग्रेट निकोबार का द्वीप है वो मलाक्का स्ट्रेट्स नाम का जो इलाका है, जहाँ से दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग लेन जो है, ये जो द्वीप है उसके ऊपर बैठता है फिजिकली, कि ये बिजनेस का बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि इसमें से करीब 60-70% जो समुद्री जो ट्रैफिक जाता है वो इस इलाके में से जाता है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर आप इसको एक बंदरगाह बनाना चाह रहे हैं जिसमें ट्रैफिक आएगा, जिसमें बिजनेस होगा, तो क्या असल में वो होने वाला है, जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो 40-50-60 हज़ार करोड़ रुपए जो भी डालेगा, सरकार डाले या कोई प्राइवेट एंटिटी डाले, क्या उसको उसका मुनाफा होने वाला है? इसके इसके क्या आंकड़े हैं? और अगर आपने आज इसमें 40-50-60 हज़ार करोड़ रुपया आपने इसमें निवेश किया है और कल भूकंप फिर आता है, क्योंकि भूकंप आने वाला है। पिछले हफ्ते आया था, 2 हफ्ते पहले भी आया था और अगले हफ्ते भी आने वाला है। वो 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 8 का हो सकता है। अगर फिर से जब फँस गई या फिर से ज़मीन उठ गई, तो आपका बंदरगाह बंदरगाह नहीं रहेगा। इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं होगा। क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो ट्रैफिक शायद आएगा, शिप का जो कार्गो आएगा, उसका जो आपको टैरिफ मिलेगा, उससे इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है, मुनाफ़ा होने वाला नहीं है। कि अगर आप कहें कि ये एक इकोनॉमिक आर्गुमेंट है इसका, तो फिर उसका साथ में किस तरह से एक डिफेंस का आर्गुमेंट बन पाएगा? क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली मैं वही पूछने वाला था कि या तो आप बिजनेस कर सकते हैं या फिर आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर करने का मतलब ये है कि आप लोगों को दूर रखेंगे उससे। बिजनेस करने के लिए लोगों को बुलाएंगे कि आप आइए यहाँ पे। तो दोनों एक साथ कैसे करेंगे? और क्या हो रहा है, जब हम सवाल उठाते हैं, जी। तो सामने वाला जवाब आता है कि भैया तुमको देश की परवाह नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। नमस्कार, मैं हूँ नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और मेरे खास मेहमान आज हैं पंकज सेक्सरिया, जो निकोबार को लेकर काफ़ी वहाँ शोध करते हैं। उस पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। उनकी जो नई किताब है वो ये आइलैंड ऑन एज है। और इसके पहले वो निकोबार द ग्रेट बिट्रेयल नाम से किताब लिख चुके हैं, जो हिंदी में आई थी। कहानी विश्वासघात की, निकोबार के बारे में। अ, बहुत स्वागत है आपका पंकज जी इस बातचीत में। और इस बातचीत में ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निकोबार को लेकर बहुत सारे सवाल लगभग उस तरह से उठ रहे हैं जैसे कि दिल्ली के आसपास अरावली को लेकर उठे थे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब जनता की आवाज़ उठी तो शायद वो फैसला फिर एकदम से रुक गया या बदल गया या उसमें कुछ। पर निकोबार के बारे में हम शायद उतना जानते भी नहीं हैं। खासतौर पर हिंदी पट्टी के लोग, क्योंकि हिंदी पट्टी से काफ़ी दूर है वो। अंडमान के भी आगे। अंडमान के बारे में तो हमने शायद बहुत ज़्यादा सुना है, कहीं इतिहास के तौर पे या कहीं बाकी जगहों से। पर हम उसकी प्रकृति, उसकी पारिस्थितिकी के बारे में लगभग नहीं जानते हैं, जब तक खासतौर पर जिनका खुद की दिलचस्पी न रही हो। तो पंकज जी, पहले तो ये हम समझने की कोशिश करें आपसे कि ये जो पूरी संपदा है, मतलब जिसको प्राकृतिक संपदा कहें निकोबार के इलाके की, वो क्या है और उसका क्या महत्व है। फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो निकोबार के जो द्वीप हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप श्रृंखला का जो दक्षिण का भाग है। तो हम, जैसे आपने सही कहा कि हम अंडमान के बारे में तो जानते हैं, और जब भी निकोबार की बात भी होती है तो वो एक अंडमान के लेवल के नीचे वो छिप जाता है एक तरह से। लेकिन जी। अंडमान और निकोबार का ये जो श्रृंखला है वो अंडमान और निकोबार दोनों मिलके एक श्रृंखला बनती है, वो सिर्फ अंडमान की नहीं है। उसका दक्षिण का जो इलाका है, जो दक्षिण के जो द्वीप हैं वो निकोबार में आते हैं। और इसमें करीब 600 से 800 छोटे बड़े द्वीप हैं, जो जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो करीबन सारे द्वीपों में मिला के करीब 5 लाख लोगों की वहाँ पे जनसंख्या है, जो पिछले करीब 100 साल से ज़्यादा वहाँ पे ब्रिटिश के ज़माने में वहाँ पे सेटलमेंट बनाए गए। उसके पहले वहाँ आदिवासी समुदाय था। और आज की तारीख में एक वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, और बहुत ही, जैसे आपने भी कहा कि एक अलग तरह का हिस्सा है जिसके बारे में हम जानते भी कम है, हमारी समझ भी कम है। एक द्वीप श्रृंखला है, जो हम अगर देखें तो भारत का जो मुख्य भूखंड है, उसको, जो तटीय इलाका है, जो कोस्टल इलाका है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा विज़न, हमारी समझ, वी आर अ लैंड लुकिंग पीपल। ज़्यादातर हम ज़मीन की तरफ देखने वाले लोग हैं। और द्वीपों की जो रचना है, जो होती है, वो एक बहुत अलग रचना होती है। उसमें ज़मीन उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना समुद्र है। तो एक तरह से हम कई बार मानते हैं कि द्वीपों को समुंदर
बाकी भूखंड से काट देता है। लेकिन ये लोगों का भी मानना है कि समुंदर इन भूखंडों को, बड़े और छोटों को जोड़ता भी है। तो एक वो बहुत ही अलग, उल्टा एक तरह से समझा जाए, देखने का नज़रिया है। तो अंडमान निकोबार के 2 या 3 मैं मुख्य बात करूँ तो भारत का जो मेन भूखंड है उससे काफ़ी दूर है। यहाँ पे आदिवासी समुदाय, अंडमान निकोबार में अलग-अलग आदिवासी समुदाय हज़ारों वर्षों से वहाँ पे है। उनकी संख्या हमेशा कम रही है और आज वो और भी कई दुर्मिल और वल्नरेबल जो हो गए हैं कई कारणों से। यहाँ पे जैविक बायोडायवर्सिटी जो संपदा है वो बहुत ही शानदार है। वहाँ की जंगल जो हैं, वहाँ का समुंदर जो है, अ, बहुत कुछ हम जानते हैं, बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं। जो अंग्रेजी में जो अननोन अननोन कैटेगरी जो मानी जाती है वो वहाँ पे है। वहाँ के समुंदर में अभी इतना रिसर्च नहीं हुआ है। वहाँ के जो कोरल रीफ्स, प्रवाल जो समुदाय है, बाकी के जो समुद्र में रहने वाले। और तीसरा ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये एक अ, इस तरह शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो भूकंप ग्रस्त इलाका। ये एक सेस्मिकली एक्टिव ज़ोन है, बहुत ही सेस्मिकली एक्टिव ज़ोन है। अ, कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने जो सेस्मिक ज़ोन 5 होते थे उसकी सेस्मिक ज़ोन 6 की एक कैटेगरी की है। और अ हिमालय का कुछ इलाका, नॉर्थ ईस्ट का कुछ इलाका, गुजरात में कच्छ और अंडमान और निकोबार के द्वीप जो है वो अब सेस्मिक ज़ोन 6 में आ जाते हैं। तो सबसे संवेदनशील इलाका जो है, जो भूकंप के मायने से देखा जाए तो ये वो इलाका है। तो मैं इसलिए ये भी कह रहा हूँ कि फिर हम इस तरह यहाँ पे किस तरह का विकास चाहते हैं, किस तरह का डेवलपमेंट करेंगे, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आप दिल्ली, बम्बई या हैदराबाद में कर सकते हैं, इन द्वीपों में नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही एक एक संक्षिप्त तौर से अगर मैं इन द्वीपों के बारे में बताऊँ तो ये होगा। और आपके और कुछ सवाल हो तो ज़रूर मैं। इस वजह से मतलब बहुत सारे जो ये भी हैं कि बहुत सारे मैं देखता रहता हूँ तो तस्वीरें, तो बहुत सारे परिंदे वहाँ पे दिखते हैं जो कि दुनिया में कई जगह पे नहीं दिखलाई पड़ते। यूनेस्को ने उसको एक एक तरह का एक वो दे रखा है कि एक स्टेटस दे रखा है कि ये एक हेरिटेज वाली जगह है। साथ में जैसे आपने आदिवासियों के लिए कहा, तो वो भी लंबे समय से एक अपनी एक अछूते जंगल अपनी आबो हवा में रहते रहे हैं, पर वहां पर अब अ, मतलब वो शायद वो आगे कैसा कब तक रहेगा, बाकी लोगों के सेटलमेंट आने से, जैसे कि अ, बाकी जगहों पर भी हम देख सकते हैं आदिवासियों की जो जिंदगी जैसे होती है प्रभावित होती है, खासतौर पर जब हम विकास के नाम पे वहाँ कुछ कर रहे होते हैं। तो पंकज जी, वहाँ पे अभी जो एक नया जो पूरा प्लान बना है कि वहाँ पे एक तरह से उसको एक बिजनेस प्रोजेक्ट की तरह वहाँ पर एक गतिविधियां शुरू अ, की जा रही हैं, जिसके बारे में बात भी चल रही है, इसको लेकर खासा विवाद भी है। तो अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि ये, और श्रोताओं को बता पाएं कि ये वो क्या है और वो किस स्तर पे सोचा जा रहा है। तो ये जो आप पूछ रहे हैं नीतीश जी, ये खासकर एक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक द्वीप में होने जा रहा है। और थोड़ा इसका एक संदर्भ देना ज़रूरी होगा। ये ग्रेट निकोबार का एक द्वीप है, जो इस श्रृंखला का सबसे दक्षिण दक्षिण का द्वीप है। इसके नीचे सिर्फ समुंदर है और समुंदर के बाद इंडोनेशिया के द्वीप शुरू हो जाते हैं। तो निकोबार के द्वीपों में ये सबसे बड़ा द्वीप है, करीब 920 स्क्वायर किलोमीटर का द्वीप है, जिसमें आज की तारीख में सिर्फ करीब 7,000, 5 से 7,000 लोग रहते हैं। उसमें अ, सिर्फ करीब 1,000 ही ऐसे अ, इंसान हैं जो आदिवासी समुदाय के हैं। वहाँ 2 आदिवासी समुदाय हैं। एक अ, मोटे तौर पे निकोबारी नाम से जाना जाता है, और एक और भी जंगल में रहने वाले अनकॉन्टैक्टेड, जिसे हम कहते हैं लार्जली अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब, जो शोम्पेन के नाम से जानी जाती है। जी। ये द्वीप बहुत ही खास है, क्योंकि इतना बड़ा द्वीप इस श्रृंखला में इससे ज़्यादा बड़े द्वीप ज़्यादा है नहीं। तो एज़ वन सिंगल लैंड मास एक भूखंड जो है बहुत बड़ा है। अ, इसमें करीब 900 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो आज भी बहुत ही शानदार जंगल है। इस जंगल में ये आदिवासी, कुछ आदिवासी जो है जो जंगल में रहते हैं, निकोबारी जो है खासकर तट पे रहते थे। ये हज़ारों साल से वहाँ पे रहते आए हैं। अ, ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ के समुंदर बहुत ही शानदार हैं। यहाँ पे जीव-जंतु जो हैं, समुद्री कछुए हैं, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, कोरल रीफ्स,
बहुत हमारे पास जानकारी भी नहीं है। जैसे आपने पहले भी कहा कि बहुत सारे यहाँ पे जंतु जानवर, चिड़िया की जाति, सांप, पौधे ऐसे हैं जो हम जानते भी नहीं है, विज्ञान को भी उनकी जानकारी नहीं है, और ऐसे बहुत सारे हैं जो इस पृथ्वी पे और कहीं नहीं पाए जाते। तो एक बहुत ही दुर्मिल, बहुत ही शानदार, एक बहुत रेयर इस तरह का ये इलाका है। ये बहुत सुंदर इलाका है, एस्थेटिकली अगर आप देखने जाएं तो एक बहुत तरीके से ये एक यूनिक इलाका है। 90,000 करोड़, $10 बिलियन का प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जो 2021 में इसकी बात शुरू हुई। पहले कई सालों से चलता आ रहा है इसमें, क्योंकि इसके कुछ कारण है जो ये यहाँ पे सोचा जाता है, लेकिन 2021 में इस प्रोजेक्ट की एक बहुत बड़े पैमाने पे शुरुआत की गई, जहाँ पे एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बना जो उस समय 72,000 करोड़ रुपए का था। और मैं ये खास कर कह रहा हूँ कि 4 साल में करीब 20% इस प्रोजेक्ट का जो बजट है वो ऑलरेडी भर चुका है। तो जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो क्या सोच के कर रहा है, उसकी क्या 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 अ, पैमाने हैं, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, और जब 20% का बढ़ोतरी हम देख रहे हैं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह उसकी बात भी चर्चा करने की बहुत जरूरत है। मेरी उतनी जानकारी है नहीं तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जा पाता हूँ, लेकिन जी। ये मैं बताना चाहूंगा। तो इसमें ऐसा है कि 70,000 या 90,000 है, जो भी आप समझ लें, उसमें ये प्रोजेक्ट है जिसके 4 हिस्से हैं। उसमें करीब आधे इन्वेस्टमेंट का, करीब 40,000 करोड़ रुपए का एक वहाँ पे पोर्ट, बंदरगाह बनने जा रहा है, जो इस आइलैंड के दक्षिण में है। और ये उसका एक तरह से उसका हृदय है, उसका हार्ट है इस प्रोजेक्ट का। और फिर एक पावर प्लांट बनने जा रहा है, जो जिसकी जरूरत ऑफ कोर्स पड़ेगी। एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और करीब 125 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में वहां पे नया शहर बनने जा रहा है, जिसपे आज कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ बहुत ही शानदार जंगल है। और सरकार का पार्लियामेंट में, संसद में जो ऑफिशियल आंकड़ा है, मैं वो आंकड़ा एज एक उदाहरण के तौर पे, कि 10 लाख पेड़ यहाँ पे काटे जाएंगे। 10 लाख पेड़ सरकारी सरकारी ऑफिशियल आंकड़ा। वैज्ञानिकों, हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कम से कम 30 लाख या 10 लाख पेड़ भी हो सकते। तो इस तरह का जंगल वहां कटने जा रहा है। और इस जंगल में, जैसे मैंने कहा कि अभी पिछले महीने में, मैंने अभी हिंदू में एक लेख भी लिखा था कि पिछले ही महीने में, नवंबर के महीने में, एक पक्षी और एक सांप, जो विज्ञान में और हम नहीं जानते थे कि इस पृथ्वी पे है, इन इस तरह की दो जातियों का वहां पे एक डिस्कवरी हुई है। तो ये बहुत ही एक तरह से तो उसमें आदिवासी हैं, आदिवासी का कल्चर है, आदिवासी की भाषा है। जी। और अभी कुछ कलीग्स ने जो वैज्ञानिक एकेडमिक्स हैं, उनका एक बहुत सुंदर लेख भी अभी आया है, जिसमें कैसे भाषा मारी जाएगी, कैसे कैसे एक लिंग्विसाइड खत्म हो सकती है, भाषाएं खत्म हो सकती है अगर प्रोजेक्ट आ सके। तो मोटा मोटी इस तरह का ये एक परियोजना, बहुत मोटी परियोजना वहाँ पे प्रपोज की गई है। उसके सारे क्लियरेंसेस आ चुके हैं, और इस पे हम शायद बात कर जी। सकते हैं आप। जी। तो उसमें जो जो फिर सवाल इस बात का है कि ये जो ये विवाद और ये क्या बोलते हैं बखेड़ा हमेशा हम देखते हैं ज्यादातर आदिवासी इलाकों में कि देश हित में ये सब किया जा रहा है और आपको थोड़ा सा त्याग तो आप कुछ और वो त्याग ज्यादातर उन्हीं से करवाया जाता है जो लोग आदिवासी होते हैं या उनके इलाके होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मिनरल्स वहां पर होते हैं। या जैसे बस्तर में ही हम देख सकते हैं, या बाकी न्यामगिरी के बारे में सोच सकते हैं जो उड़ीसा में है। तो पर ये इलाका इसलिए, जैसा आपने बताया कि ये इलाका अनछुआ एक इलाका है जहाँ पे हम जिसको सिविलाइज वर्ल्ड कहते हैं, वो ज़्यादा वहाँ पर आया नहीं, और इसलिए उसकी जो प्रकृति का जो स्वरूप है जो वो वैसा का वैसा ही रहा, जिसकी जो हिस्से दुनिया में लगभग अब सिमटते चले जा रहे हैं, और उसमें से आखिरी हिस्सों में से आपको कह सकते हैं कि वैसा वो हिस्सा है। तो अब ये जो प्लान है इससे क्या हासिल करना चाहती सरकार जो ये सवाल का जवाब तो सरकार ही दे सकती है। हमारा भी यही सवाल है, मेरा भी यही सवाल है कि इससे क्या हासिल होगा, क्योंकि अ, दो तीन मुद्दे जो आर्ग्यूमेंट जो बनते हैं, ये एक कि और ये महत्वपूर्ण है, मैं इसको आई वुड नॉट वांट कि जो ग्रेट निकोबार का द्वीप है, वो मलाका स्ट्रेट्स नाम का जो इलाका है, जहाँ से दुनिया का सबसे
बिजी शिपिंग लेन जो है, ये जो द्वीप है उसके ऊपर बैठता है फिजिकली। जी। तो इसमें दो दो अ, मोटी धारणाएं और मोटे आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक तो कि ये बिजनेस का बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि इसमें से करीब 60-70% जो समुद्री जो ट्रैफिक जाता है वो इस इलाके में से जाता है, और काफी जो ये शिप्स हैं वो हांगकांग या सिंगापुर या इस तरह के जो बंदरगाह हैं वहां पे जाके अ, अपना सामान उतारते हैं, सामान चढ़ाते हैं। तो हमारे पास ये मौका है। दूसरा ये भी है कि ये एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का सबसे दक्षिण का इलाका है, और मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस से इसमें इसका हमको फायदा हो सकता है। तो ये दो मोटे आर्ग्यूमेंट्स हैं सरकार के, और लोगों के भी हैं। सवाल ये है, दो तरह के सवाल हैं इसमें पूछने लायक, कि क्या इन ये प्रोजेक्ट करने से इन दोनों में फायदा होने वाला है या नहीं। इसमें दो राय हैं। एक एक राय का मानना है कि हाँ फायदा होगा, दूसरा का बहुत तगड़ा मानना है कि फायदा नहीं होगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अगर आप इसको एक बंदरगाह बनाना चाह रहे हैं जिसमें ट्रैफिक आएगा, जिसमें बिजनेस होगा, तो क्या असल में वो होने वाला है? जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो 40-50-60 हज़ार करोड़ रुपए जो भी डालेगा, सरकार डाले या कोई प्राइवेट एंटिटी डाले, क्या उसको उसका मुनाफा होने वाला है? इसके इसके क्या आंकड़े हैं? और इस पे सवाल बहुत सारे हैं। जो आपने किताब दिखाई आइलिनों ने, जिसमें एक बहुत ही शानदार लेख है, हमारे पत्रकार मित्र हैं एम राजशेखर, जिसको आप जानते भी होंगे, तो बहुत शानदार पत्रकारिता करते हैं वो। उन्होंने उनके दो लेख हैं इस किताब में, दो, एक फ्रंटलाइन में छपा हुआ और एक न्यूज मिनट में। उन्होंने फील्ड विजिट किया है, उनकी जानकारी बहुत अ, तीखी उनकी जानकारी है इकोनॉमिक्स को लेके, और उन्होंने बड़े सरल तरीके से समझा है कि इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं होगा। क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो ट्रैफिक शायद आएगा, शिप का जो कार्गो आएगा, उसका जो आपको टैरिफ मिलेगा, उससे इसमें फायदा होने वाला नहीं है, मुनाफा होने वाला नहीं है। मोटे तौर पर ये ट्रांजिट पॉइंट है, अगर बिजनेस के हिसाब से भी, कि जहाज गुजरते हैं तो वो वहाँ रुक सकते हैं। अ, उसका कोई उत्पादन वहाँ वहाँ पे मतलब वहाँ, और सिर्फ बेकार से जो उत्पादन के नाम पे वहाँ से मछलियाँ मारी जा सकती हैं, अगर अगर वो भी कोई प्लान अगर है तो। बाकी वहाँ पे और मतलब वहाँ पे और क्या हो सके, क्या होगा वहाँ पे इसके अलावा। हाँ, नहीं आप एकदम सही कहा आपने कि ये इसका पूरा आइडिया एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का है, कि ये एक एक आने वाले और जाने वाले गुड्स का या कार्गो का होगा। यहाँ पे उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि नहीं। और यही यही सवाल, ये जो मुद्दे हैं, राजशेखर ने भी और बाकी लोगों ने भी यही कहा है कि ये इसे नहीं इसका आर्ग्यूमेंट नहीं बनता है कि इससे इकोनॉमिक वैल्यू उतनी होगी जो आप मुनाफा बना सके। क्योंकि 40-50-60 हज़ार करोड़ रुपया बहुत पैसा होता है, और जो इन्वेस्ट करना चाहेगा उसको वो सोचना पड़ेगा। तो एक तो रही इकोनॉमिक्स वाली बात। दूसरा जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक वाला है, उसमें भी मेरा मानना है कि उसमें लॉजिक हो सकता है कि हाँ इसमें फायदा होगा। लेकिन ये भी बहुत बताना जरूरी है कि डिफेंस के अंदर भी बहुत ये ओपिनियन है कि अगर आपको ये करना हो, तो इस तरह से आप डिफेंस का प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। और फॉर्मल नेवल ऑफिसर्स ने लेख आया था, और भी जगह इन्होंने लिखा है कि इस तरह से हम हमारी सिक्योरिटी नहीं बढ़ा पाएंगे। और आप इसमें कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि अगर आप कहें कि ये एक इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है इसका, तो फिर उसका साथ में किस तरह से एक डिफेंस का आर्ग्यूमेंट बन पाएगा? क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली, मैं वही पूछने वाला था कि या तो आप बिजनेस कर सकते हैं या फिर आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर करने का मतलब ये है कि आप लोगों को दूर रखेंगे उससे। बिजनेस करने के लिए लोगों को बुलाएंगे कि आप आइए यहाँ पे। तो दोनों एक साथ कैसे करेंगे, और उसको मतलब वो जस्टिफाइड ही कैसे हो सकता है उस तरह से। और असल में अगर और भी देखा जाए, तो ये जो 90 हज़ार करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें मेरे ख्याल से, अभी मुझे सही आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन 10 या 12% जो इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ वो एक डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एंगल के लिए किया जाएगा, जो जो एयरपोर्ट में है। बाकी जो आप बंदरगाह बना रहे हैं, वो पूरे तरह से कमर्शियल बंदरगाह है। वो आप नाम ही उसको कमर्शियल दे रहे हैं। जी। जो टाउनशिप है वो तो टूरिज्म टाउनशिप है, उसमें तो डिफेंस वाले लोग रह भी सकते हैं, समझ लीजिए, लेकिन वो है कमर्शियल प्रोजेक्ट। और पोर्ट जो एयर ये जो पावर प्लांट बनेगा, वो तो समझो वो बनना ही है, क्योंकि अगर आपको करना हो, तो इसका जो 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 मूलभूत इसका जो लॉजिक है, और क्या हो रहा है जब हम सवाल उठाते हैं, जी। तो सामने वाला जवाब आता है कि भैया तुमको
देश की परवाह नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरा कहना है कि स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट नहीं है। अगर है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन आप एक चीज करते हुए दूसरी चीज की बात ना करें। और लोगों का मानना है, जैसे मैंने कहा, फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स का, कि अगर हमको डिफेंस के हिसाब से भी सोचना है तो हमको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तीसरी बात इसमें ये भी सोचने लायक है नीतीश, कि ये मैंने पहले भी कहा कि ये यहाँ पे हर हफ्ते एक भूकंप आता है। आप और यहाँ जो 2004 की जो सुनामी हुई थी, जी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, जिसमें करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ था, दुनिया भर में, देश भर में नहीं, जी जी अफ्रीका से लेके भारत और तमिलनाडु श्रीलंका, मुझे याद है वो जो नए साल पे था, हाँ 31 जनवरी को जो पूरा आपका। 26 दिसंबर का था, बट उसी उसी टाइम फ्रेम पे वो जो भूकंप हुआ था, वो जहाँ प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वहां से करीब सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पे वो भूकंप हुआ था। और ये जैसे मैं आपको चित्र भेज सकता हूँ, वहां पे जो परिवर्तन हुआ था इस भूकंप की वजह से, वो ऐसा परिवर्तन है जो हमने कभी देखा नहीं है। जो अ, भारत का सबसे दक्षिण का जो जो इलाका है, उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। वहां पे एक लाइट हाउस खड़ा है, वहां पे एक बड़ा लाइट हाउस बनाया गया था। 2004 के पहले वो लाइट हाउस जो है वो जंगल में खड़ा होता था। मैं आपको चित्र भेजूंगा उसके। जी जी आज जो लाइट हाउस है वो पानी में खड़ा है, वो जो अंडमान का जो समुद्र, अंडमान सी कहते हैं वो। और ये क्यों हुआ है? वो सुनामी सुनामी की वजह से नहीं हुआ है। जब भूकंप आया, तब अंडमान, खासकर निकोबार के कई द्वीप जो है वो पानी में धंस गए थे। जी तो इंदिरा पॉइंट, जहाँ पे आज वो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ये 40-50 हजार करोड़ रुपए का बंदरगाह बनने जा रहा है, उस उस समुद्री तट में 15 फुट जमीन पानी में धंस गया था। जी तो आप सोच भी नहीं सकते वो कितना बड़ा बदलाव है। और आप ये अभी विचार कीजिए कि इस तरह का जो चेंज होगा, इस तरह का जो बदलाव हो सकता है, वो जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या आपने उसमें उस बारे में सोचा है? और अगर आपने आज इसमें 40, 50, 60 हजार करोड़ रुपया आपने उसमें निवेश किया है, और कल भूकंप फिर आता है, क्योंकि भूकंप आने वाला है। पिछले हफ्ते आया था, 2 हफ्ते पहले भी आया था, और अगले हफ्ते भी आने वाला है। वो 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 8 का हो सकता है। अगर फिर से जब धंस गई या फिर से जमीन उठ गई, तो आपका बंदरगाह बंदरगाह नहीं रहे। तो एक मुद्दा वो। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के चलते सरकार का और प्रोजेक्ट प्रपोनेंट्स का ये दावा है कि इस अकेले द्वीप में अगले 15-20 साल में 3.5 लाख लोग लाए जाएंगे बाहर से। 3.5 लाख लोग। तो इस इलाके में उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होगी फिर? जब कल भूकंप आएगा, सुनामी भी आ सकता है। और जब आज की तारीख में यहाँ पे 7 हजार लोग हैं, 3 लाख लोगों का आप ध्यान रखेंगे? उनका पानी कहाँ से आएगा? उनका खाना कहाँ से आएगा? वेस्ट कहाँ जाएगा? आज की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। और संदर्भ ये भी है कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप में आज 5 लाख लोग हैं सिर्फ। जी 600 द्वीपों में 5 लाख लोग हैं। आप इस एक द्वीप में 3.5 लाख लोग लेके आना चाह रहे हैं। और आज की खबर है वहां के लोकल न्यूज़पेपर में कि आने वाले गर्मी के मौसम में पोर्ट ब्लेयर जैसे शहर में पानी नहीं मिलने वाला है, जहाँ पे आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास 1.5 लाख लोग रहते हैं, इतनी बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री है, वहां पे आप लोगों को पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो आप कैसे इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे? तो ये जो सारी चीजें हैं, तो जैसे आपने सवाल जो किया कि ये 2 मुद्दे हैं सरकार के, कि एक इकोनॉमिक और एक स्ट्रेटेजिक। और हमारा मानना है सारे एविडेंस के साथ कि द नंबर्स आर नॉट एडिंग अप। जो आंकड़े हैं वो जुड़ नहीं रहे हैं। हम्म। नहीं, नंबर्स और नोट के साथ में मतलब हम देख सकते हैं बहुत सारी चीजों में लॉजिक एक अपने आप में एक बहुत ज्यादा जो कह रहे हैं कि अनिवार्य शर्त नहीं रह गई है चीजों को करने की। बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं, तो शायद वो यहाँ भी दिखलाई पड़ रहा है। फर्क ये है कि इसके बाद मतलब अरावली के बारे में फिर फैसला वो भी मतलब लॉजिक से तो ड्रिवन नहीं लग रहा था, पर वो जब लोगों ने आवाज उठाई तो उसके बारे में हुआ। पर निकोबार के लिए रोने वाला कौन है पंकज इस देश में?
नहीं देखिए, आपका सवाल बहुत सही है और असल में मुझे लगता है कि जो अरावली के बाद हुआ है, उससे ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि क्या होगा, कैसे उम्मीद है? नहीं, अरावली दिल्ली में है, बम्बई में हम जानते हैं आरे को लेकर लोग आज हड़क सही बात। होते रहते हैं, बात करते हैं। तो जहाँ पे लोग होते हैं वो उसको देखते हैं, महसूस करते हैं, तो उनको असर पड़ता है इस बात का। निकोबार में 7,000 लोग रहते हैं। अब वहां पे वो 3 लाख लोगों को, ये भी अभी तो एक, अभी जब तक ये कुछ चीजें होने जाती तो लगता है कि वो फैंटेसी या फिक्शन में लगती हैं चीजें। पर आपको क्या लगता है कि इस देश में मतलब हम अपने उसको लेकर जो है एक आंदोलित कैसे हों, या उस सवाल कैसे उठाएं, या उसको लेकर बाकी चीजें क्या होने वाली हैं? क्योंकि एक समय था जब मुझे याद है कि एक एमसी मेहता साहब थे जो ताजमहल के पीछे पड़े हुए थे, और उन्होंने जो है काफी सारी आगरा के लगभग इंडस्ट्री को हटवा दिया था, मतलब कोर्ट में जाके किया था। कोर्ट्स में जाके हम वहां भी देख रहे हैं कि वहां किस तरह की कितनी, किस गति से और किस निर्णायक तरीके से फैसले वहां पे होते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। अ, जो सरकारी नीतियां बन रही हैं उसमें इस, तो हम लोग कैसे देखें, रास्ता के जैसे देखते हैं इस चीज को हम आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, मैं ये भी कह रहा था कि देखो जो अरावली में जो हुआ है, उससे मुझे बहुत उम्मीद मिलती है। चाहे आपने जो कहा वो सही है, वो इलाका दिल्ली के पीछे है, दिल्ली वालों को, लेकिन इतनी आवाज़ उठी, इतने लोगों ने अपनी चिंता जताई, मीडिया शामिल हुआ, लोग रास्ते पे आए, तो ये ज़रूर है क्योंकि बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी, हमारे देश में, हमारे समाज में हो रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी कारण हो, चाहे वो ये हो कि मेरे बैकयार्ड में है, मेरे घर के अंदर है, लेकिन लोगों को चिंता है। लोगों को चिंता है और कोर्ट ने भी उसका कॉग्निज़ेंस लिया है, कोर्ट को, सरकार को, जो भी है। तो मुझे हम ये भी सोचने लगे कि हम आजकल चिंता नहीं करते हैं। हाँ, तो एक तरह से अरावली में जो हुआ और बहुत लोगों को ये अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह से ये बदलेगा, जिस तरह से लोगों ने आवाज़ उठाई है। तो ये बात भी सही है कि ठीक है, बहुत लोग हैं, चिंता है, अ, और निकोबार में वो नहीं है। असल में जो आदिवासी हैं, उनको छोड़ के अगर जो 4-5 हज़ार लोगों को देखा जाए, तो वो तो प्रोजेक्ट का स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे भी एक किसी भी आंदोलन की तो बात ही नहीं है, कोई ऑपोज़िशन भी है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम यहाँ क्यों रहे हैं, हमको सरकार ने भेजा है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और उनकी जो वहीं जो निकोबार के घुसपैठिए हैं, उन्हें उन्हें इस बात की दिक्कत नहीं है कि नहीं, मैं ए, घुसपैठिए भी नहीं कहूँगा, मैं घुसपैठिए भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है नीतीश, क्योंकि वहाँ जो बाहर के लोग हैं, वो उनको बुलाया गया था, उनको सरकार हम हमारा देश वहाँ लेके गया था, उनको वहाँ पे आमंत्रित किया था। आदिवासियों की शायद वहाँ पे उनकी वो सम्मति नहीं होगी, बट हम उस इतिहास में अगर ना जाएँ, क्योंकि हमें जाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाएँ, लेकिन वो एक इतिहास का एक संदर्भ था कि वो क्यों किया ए, गया। लेकिन ए, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, उनकी समझ अलग है और अ, मैं उनका आदर करता हूँ, मुझे आई आई रिस्पेक्ट व्हाट दे से, अ, लेकिन क्योंकि उनका कहना है कि हमको वो विकास नहीं मिला जो हमको प्रॉमिस किया गया था, और ये देखते हैं कि इस तरह का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तो उन्हें वो मिलेगा जो मुझे बम्बई में और आपको दिल्ली में शायद मिलता हो। तो एक तरह से वो वो जायज़ है उनका, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो डिमांड्स हैं। तो उसमें उस एक दूसरा मुद्दा भी है, क्या उनको वो मिलेगा? क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके लिए नहीं बन रहा है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं ये भी अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि ये जो सेटलर्स हैं, उनके पास आज निजी ज़मीन है, क्योंकि उनको सरकार ने दी थी। वो सारी अभी एक्वायर होने वाली है प्रोजेक्ट के लिए। तो अब ये जो समुदाय है, और ये भी एक तरह से एक वल्नरेबल समुदाय है, जो प्रोजेक्ट चाह रहा है और जिनके इंटरेस्ट एक तरह से आदिवासी समुदाय के इंटरेस्ट के साथ मिलते नहीं हैं। ये लोग भी आज चिंतित हैं कि उनका लैंड एक्वायर हो जाएगा, उनको वो मुआवज़ा नहीं मिलेगा जो उनको, वो खुद एजिटेट करने लगे हैं आज। जो प्रोजेक्ट को सपोर्ट, लेकिन वो अपनी, हम सब अपनी निजी तौर से प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो उनको लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि हमारी ज़मीन की हमको वो कीमत नहीं मिल रही जो हमको मिलनी चाहिए। तो हम सब, ऐसे देखा जाए तो हम लार्जर नैरेटिव में हम सब छोटे पैदे हैं, सरकार के और हिस्टोरिकल नैरेटिव में। तो एक तो बात वो है। दूसरा जो मैं कह रहा था, जैसे हमारी चर्चा आज हो रही थी कि नहीं, वो उस तरह की आवाज़ नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा नीतीश कि पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि जिस तरह से मीडिया ने ये सवाल उठाया है, जिस तरह से जो जो लोग इससे चिंतित हैं,
पब्लिशिंग हाउसेस हैं, जिस तरह से इस मुद्दे को एक एक प्लेटफॉर्म मिला है, ये मुझे बहुत उम्मीद देता है। क्यों उम्मीद इसलिए देता है कि ठीक है, नंबर्स नहीं हैं, लेकिन वो एक तरह से ज़िम्मेवारी हमारी भी है कि हर हर मुद्दा उसी तरह से नहीं आर्ग्यू किया जा सकता। जहाँ लोग नहीं हैं, वहाँ पे आंदोलन या नहीं, इसलिए सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात इसमें, और मैं इसीलिए बात पूछ रहा था, ये तो क्योंकि हम लगातार पढ़ते रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार कवरेज हो रहा है, भारत में भी जो खासतौर पे जो लोग पत्रकारिता करते हैं, मीडिया इंडस्ट्री तो नहीं करता उसके बारे में बातचीत, वो तो शायद अभी भी अपनी वो भी झांकी बताएगा कि बहुत निकोबार का जो है एकदम दुनिया बदलने वाली है, वो तो ये बताएगा। वो जो लोग जो पत्रकारिता करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय उसमें लगातार मैं देख रहा हूँ कि काफी गंभीर किस्म के लेख, और चाहे वो विज्ञान से जुड़े हुए हों, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हुए लेख हैं, वो लगातार आ रहे हैं। पर फिर बात ये घूम फिर के ये आती है कि आदिवासी, मतलब अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आदिवासी जो समुदाय है, भले ही जितना छोटा है, उनकी कोई आवाज या उनका कोई संगठन, उनका कोई अभिव्यक्ति, कोई जगह है उनके पास? तो जैसे मैंने कहा 2 समुदाय हैं वहाँ पे। शोम्पेन जो है उनसे कोई लगभग ना के बराबर संपर्क है। उनकी भाषा भी शायद कोई नहीं जानता। तो हम नहीं जानते वो क्या चाहते हैं। लेकिन एक छोटा-सा एक उदाहरण है जो फिर से इस किताब में आइलैंड ऑन एज में एक वैष्णवी राठौर हैं जो स्क्रोल के साथ काम करती हैं। जी। तो उनका एक इंटरव्यू उन्होंने एक इंटरव्यू किया है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं विश्वजीत पांड्या। तो उन्हों उन्होंने कई कुछ साल पहले वो यहाँ पे शोध कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को लेके, और उनके पास एक छोटा-सा इंटरव्यू का हिस्सा है, जहाँ पे एक शॉम्पेन उनसे कहता है कि आप हमारे जंगल में मत आइए। काफ़ी स्पष्ट वो कहता है, क्योंकि कुछ शॉम्पेन है जो बाहर आते हैं और अ, जी। कुछ संख्या में, तो उनका काफ़ी स्पष्ट है, उसने कहा है कि आप हमारे जंगल में मत आइए। तो अगर वो हम मानना चाहें, सुनना चाहें तो वो काफ़ी स्पष्ट है। हम सुनना चाहते या नहीं है वो बात अलग है। लेकिन हम नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं, और इसके चलते हम ये नहीं कह सकते कि उनका परमिशन है हमारे पास। उनका कंसेंट हमें नहीं मिला है, क्योंकि हमने उनसे पूछा ही नहीं है। उनसे चर्चा ही नहीं हुई है। और हमारे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत तो ये तो जो जो फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ है, और जो भी कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट में उसमें एक अर्जी भी दाखिल की गई है पब्लिक इंटरेस्टेड इंडिविजुअल ने, कि आप ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत आपने जो परमिशन दी है, वो इल्लीगल परमिशन है, वो फ्रॉडुलेंट है। क्योंकि जो प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए थी आपको, जो आपको कंसल्टेशन करने चाहिए थे, जो आपको समिति आपको गठित गठित जो आपने करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। और जो आपने की थी कमिटी, उसमें ऐसे लोग हैं जो उस कमिटी में नहीं होने चाहिए, और जो होने चाहिए वो नहीं है। तो अगर आपके पास वो दस्तावेज़ है जिस पे आप सिग्नेचर कर चुके हैं, तो वो जायज़ नहीं है, वो हम नहीं मान सकते। तो एक वो मुद्दा। दूसरा है वो जो निकोबारी समुदाय है, अ, जो बाहर, मतलब उनका हमेशा बाहर की दुनिया से संपर्क रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग उनका ये मुद्दा है कि 2 या 3 साल पहले उन्होंने ऑफ़िशियली एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट उन्होंने जारी किया था प्रोजेक्ट को लेके। लेकिन 2 महीने के अंदर उन्होंने पब्लिकली एक लेटर लिखा है, जो सरकार को और वरिष्ठ अधिकारी को लिखा था कि हमने एनओसी तो दिया था, लेकिन अब हमारे ध्यान में आ रहा है कि हमारे पास सारी जानकारी नहीं थी। और अब हमें लग रहा है कि हम हमको ये अभी मंज़ूर नहीं है, अब हमारा नो एनओसी हम लोग वापस लेना चाह रहे हैं। ये दस्तक दस्तक किया हुआ एक दस्तखत, हाँ, दस्तखत, दस्तखत दस्तखत। किया हुआ दस्तखत, जी। क्षमा कीजिए। नहीं, नहीं। दस्तावेज़ में डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है। हमारी जो पहली किताब थी उसमें वो उसका पूरा पूरा वो पत्र उसमें है। तो वो कह रहे हैं कि हमें आपत्ति है, और ये भी समझने की बहुत ज़रूरी है कि जो जो निकोबारी कम्युनिटी है, वो आज एक इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी की तरह से कैम्पबेल बे नाम का जो ग्रेट निकोबार द्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, उसमें एक तरह से वो रह रहे हैं। ये पूरे द्वीपों के तटों पे रहते थे। सुनामी में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था, काफ़ी हानि हुई थी। तभी उनको एज़ अ रिलीफ अपने गाँवों से हटा, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। उनको हटा के एक रिलीफ के तौर पे कैम्पबेल बे लाया गया था। लेकिन उस बात को 20 साल हो गए हैं, और वो जाना चाहते हैं वापस अपने गाँव में और अपने तटों पे, लेकिन उनको नहीं जाने दिया जा रहा। उनका वो लेटर में ये कहना है कि हम हमारे गाँव जाना चाहते हैं। हम हमारे ज़मीन से टूट, हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे
कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को हमारे भूल रहे हैं, हमारा जानना चाहते हैं, लेकिन उनको हम नहीं जाने दे रहे हैं हम। तो अगर आप सवाल पूछे कि आदिवासी समुदाय का क्या कहना है, तो काफ़ी साफ है कि उनको वो चाहिए जो उनका है, और वो इस तरह से एक तरह से इस डिस्कशन में है भी नहीं, लेकिन परमिशंस दे चुके हैं हम लोग। तो मैं जो जो पहली वाली जो बात थी जो हम कर रहे थे, मैं उसमें अगर 2 या छोटी-मोटी चीज़ें मैं कि हमारे हाथ में हम और क्या कर सकते हैं। जी। जिन्हें चिंता है, जिन्हें जानकारी है, अ, और उस लाइन में अगर देखा जाए तो मैं कह रहा था कि काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है। सब मीडिया हाउसेज़ ने नहीं किया है, सब मीडिया ने नहीं किया है, काफ़ी लोगों ने सवाल नहीं उठाए, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को मालूम है, बहुत चिंता है। अ, अगर देखा जाए तो मीडिया के एक हिस्से में हर हफ्ते, 2 हफ्ते में 1 लेख, 1 कंसर्न आर्टिकल एक होता है। पारिवारिक पे सवाल उठाया गया है। अ, तो घुमा-फिरा के एज़ सिटिज़न्स, एज़ रिसर्चर्स, नागरिक के तौर पे हमारे पास, हम मीडिया के पास जा सकते हैं, हम एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो हो रहा है, और उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि अ, हो सकता है कि देश की इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं, लेकिन और लोग इसको समझेंगे, जुड़ेंगे, जो हमारे कंसर्न्स हैं, चिंताएँ हैं, उसको समझेंगे, सरकार समझेगी, अ अ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो देख पाएँगे कि जो हम कह रहे हैं वो हम सबके हित में है। क्योंकि एक तर्क है, ये बिना तर्क का आर्गुमेंट नहीं है, इसमें लॉजिक है। बिल्कुल। हाँ, इसकी दोनों किताबें जो हैं वो काफ़ी तर्क से, तथ्यों से भरी हुई हैं, उसमें काफ़ी और मतलब वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, उसमें कई समूह हैं जो लोग अपने-अपने हुनरमंद और विशेषज्ञ लोग हैं और वो लोग अपनी बातें कह रहे हैं। पंकज, आपका निकोबार से राब्ता कैसे पड़ा? ये कैसे आप मतलब अपनी जर्नी बताइए कि वहाँ जाना कैसे हुआ या कैसे ये पूरा? तो मैं करीब अभी 30 सालों से वहाँ काम कर रहा हूँ। मैं रहता नहीं हूँ अंडमान में, जी। लेकिन अभी 30 साल हो गए जब मैं पहली बार गया था, तब मैं पूना में कॉलेज में पढ़ता था, और कुछ मेरे पास समय था, मेरे पोर्टब्लेयर में 2 दोस्त था। तो मेरी एक वाइल्ड लाइफ में, पर्यावरण में मेरी रुचि उन दिनों बढ़ रही थी। मैं सीख रहा था और मुझे बहुत रुचि हो रही थी उसमें, और फिर ये अ, एक मौका मिला उन दिनों में अंडमान निकोबार जाने का, और पक्षी प्रेम और जंगल प्रेम तो थोड़ा बहुत था ही, तो ऐसा लगा कि इससे और अच्छा मौका क्या हो सकता है। तो मैं उस समय 2 महीने के लिए मुझे मौका मिला था जाने का। तो मैं तो ऐसे एक कुछ करने को नहीं था, दोस्त था, बोला आ जाओ, तो 2 महीने मैं एक तरह से भटक के आया था वहाँ पे, और चीज़ों को देखा मैंने, वहाँ के जंगल थोड़े देखे, वहाँ की समस्याओं को समझा। वहाँ के समुद्री किनारे पे आने वाले कछुओं को जो अंडा देने आते हैं उनको देखा। अ, वहाँ की कहानियाँ सुनी, और एक तरह से उम्र भी कम थी, तो एक इम्प्रेशन पड़ा, और एक तरह से बहुत अच्छा ल वो ज़मीन और वो जगह बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैं आने के बाद पढ़ाई करके मैंने सोचा कि मैं फिर वहाँ जाके काम करना चाहूँगा, तो फिर मौका मिला फिर से जाने का। तो इस तरह से एक लगाव और एक एंगेजमेंट बढ़ता गया। फिर उन दिनों भी हम लोगों ने कई मुद्दे उठाए थे, और अ, कुछ रिसर्च के बेसिस पे, कुछ शोध के बेसिस पे हमने लिखा भी था मैंने काफ़ी, और मिलके हम लोगों ने वहाँ के मुद्दों पे फिर से कोर्ट भी हम लोग गए थे कि वहाँ के आदिवासियों, वहाँ के जंगल, इन मुद्दों को लेके 1998 या कुछ में एक याचिका भी दायर की गई थी हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो काफ़ी चलती रही, तो उसमें एक तरह से फिर हम खिंच जाते हैं, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं रहती। लेकिन फिर वो कुछ दोस्त बने, कुछ वो इलाका इतना सुंदर था, तो मैं जाता रहा, आता-जाता रहा। फिर मैंने लिखना काफ़ी शुरू किया। जी। मुझे लिखने का शौक था, फ़ोटोग्राफ़ी मैं हमेशा करता था। तो एक तो वो था कि वो जगह काफ़ी एक तरह से भा गई, और अच्छा लगता, और काफ़ी रिमोट थी, वहाँ के समुंदर और ऐसे इलाके जहाँ देखने को मिलता नहीं है, मौका मिल रहा था जाने का। फिर मैंने 10 साल पहले उपन्यास भी लिखा अंग्रेज़ी में, द लास्ट वेव के नाम से। मैं पत्रकारिता करता रहा। तो आइलैंड्स इन फ्लक्स नाम की एक एडिटेड वॉल्यूम हमने 2-3 साल पहले, मेरे लेखों का पिछले 30 साल का छपा। एक बच्चों के लिए मैंने किताब लिखी है।
फोटोग्राफी काफ़ी की थी, तो फिर उसकी एक एग्ज़िबिशन भी हमने की थी, दिल्ली में भी की थी, बैंगलोर में, चेन्नई में की थी, पूना में की थी। तो अलग-अलग तरह से वो बनता गया और फिर अ, ऐसा हमेशा लगता था कि इसको, और फिर बीच में सुनामी भी आई थी 2004 में, तो तब जी। तब एक तरह से पूरी वो दुनिया बदल गई। आइलैंड्स की दुनिया बदल गई, हमारी दुनिया भी बदल गई, देखा वहाँ पे सब जगह है और एक तरह से वो कॉन्टैक्ट बढ़ता रहा और फिर 3-4 साल पहले ये एक बड़े मोटे तौर पे फिर ये उठ के आया कि ये 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट होने लगे हैं और एक ग्रेट निकोबार का, और कुछ जानकारी मिलने लगी और चूँकि हमारे पुराने संबंध थे, थोड़ी समझ थी, तो एक तरह से जल्दी मैं कहूँ कि समझ में आया कि क्या हो रहा है। तो फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन उसको फ़ॉलो अप करना शुरू किया और फिर आज वो इतना बड़ा हो गया है कि अभी मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करें। लेकिन अ, एक तरह से प्लान्ड भी था और एक तरह से प्लान्ड नहीं भी था, तो जी। धारा जी। चले गए। जी। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए पंकज। मेरे ख्याल से दर्शकों को आपको भी लगा होगा कि ये कितनी कितनी सारी चीज़ें भारत में आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जो है खतरा है, कि ये खतरे में है, वो खतरे में है और सब जो सचमुच में खतरे में है उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं, जो कि क्योंकि निकोबार सिर्फ एक ज़मीन का पट्टा नहीं है, वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी जो अब जीव विज्ञान वैज्ञानियों की मतलब वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्पी की जगह है, वो हमेशा एक शोध और अनुसंधान की लंबे समय से जगह रही है। आदिवासियों की जगह है, जो वहाँ के पेड़ हैं, वहाँ के जो वन्य जीव हैं, वो सारे और साथ में जो समुद्री जीवन है उसके आस-पास वो सब है। तो ये जो पूरी स्कीम है जिसको जिसको लेकर आपको पंकज की बात सुन के ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो है कहीं जाती हुई या कोई सोची समझी हुई कोई बहुत अ, और प्रकृति के साथ मैत्री वाला एक प्रोजेक्ट तो ये दिखलाई नहीं पड़ रहा है। ये साफ-साफ तौर पे एक जिसको बोलते हैं कि एक एक सोच लिया गया कि इसको करना है और उसको लेकर बहुत ना आगे सोचा गया, ना पीछे सोचा गया, ना लोगों के बारे में सोचा गया और फिर वो उस तरह से उसको लागू करने की बात की जा रही है, जिसको हम देख सकते हैं कि ये कई तरह से अ, परेशान करने वाली चीज़ होनी चाहिए। वो सारे उन सारे लोगों को जो लोग प्रकृति से प्यार करते हैं, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं और जो लोग इस देश के उन लोगों से प्यार करते हैं जिनको हम समझते हैं कि वो हाशिए पर हैं और ख़ास तौर पर गांधी कहते थे कतार के आखिरी जो शोम्पेन जिनके साथ हम शायद संपर्क में नहीं भी हैं, पर वो भी ये बात कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। अ, शायद हम एक मोमेंट अगर लेके एक पल लेके सोचें कि उनका क्या होगा जब वो अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट आएगा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उनकी ज़िंदगी क्या होगी, उनकी जो अभी तक एक अ, शताब्दियों से जो ज़िंदगी चली आ रही है वो कैसे रहेगी। तो ज़ाहिर तौर पे वो सब कुछ खत्म हो जाएगी और वो उसका उसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है और ना ही हम उसको कुछ ना बचा पाएँगे, ना कहीं उनको कोई एक ऐसी जगह दे पाएँगे कि जहाँ पे वो अपनी निरंतरता बना के रख सकते हैं। तो उन खतरों के बारे में भी हमको सोचना चाहिए जो सचमुच के खतरे हैं इस देश में। आपका बहुत धन्यवाद पंकज जी और दर्शकों आपका भी। आपको ये बातचीत पसंद आई तो उसको साझा करिए अपने हमख़याल लोगों के साथ। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद पंकज। नमस्कार। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।